नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। कल हम लोग दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के 150 प्रश्नों का अध्ययन किए थे। उसका आंसर हम लोग देखे थे क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्तों अगले लगभग 150 प्रश्नों को देखते हैं आज, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 151। प्रश्न संख्या 151 है दोस्तों, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह कौन सा है दोस्तों? ए मिथेनोट्रोफ, बी ऑर्गेनोट्रोफ, सी यूबैक्टीरिया, डी मिथेनोजेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिथेनोजेन। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 152, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? ए फ्लॉक्स, बी मिथेनोजेन, सी प्लाज्मोनोजेन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फ्लॉक्स। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 153, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया हैं कौन है दोस्तों? ए मिथेनोफिलिक बैक्टीरिया, बी ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया, सी हेलिकोबैक्टर पाइलोन बैक्टीरिया, डी क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम बैक्टीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम बैक्टीरिया जो है जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 154, योगहट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए है लैक्टोबैसिलस बल्गोरिकस, बी है लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस, सी है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों, यानी लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस और थर्मोफिलस दोनों बैक्टीरिया जो हैं योगहट को बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 155, एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग में कौन आते हैं दोस्तों? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जीवाणु। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 156, माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? और कब हुआ दोस्तों? तो 1898 में। किसने किया तो ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन ए WH स्टैनली तथा लुईस पास्चर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच तथा लुईस पास्चर ने, ऑप्शन सी ई नोकार्ड तथा ER रॉक्स ने, ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ई नोकार्ड तथा ER रॉक्स ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 157, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होते हैं? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी क्षय रोग या तपेदिक, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 158, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ऑप्शन ए 2 से 3 वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी 10 वर्ष में, ऑप्शन सी नवजात या नवजात या 1 माह के शिशु को, ऑप्शन डी 15 दिन के भीतर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नवजात या 1 माह का शिशु जो भी कह लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 159, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी टिटेनस या लॉकजॉ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चेचक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 160, बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का टीका दिया जाता है दोस्तों? ए रेबीज, बी कैंसर, सी कुकुर खांसी, डी मधुमेह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कुकुर खांसी।
आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 161। प्रश्न संख्या 161 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जीवाणु है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी सुजाक जिसको गोनेरिया रोग भी कहते हैं, ऑप्शन सी कुकुर खांसी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 162 को। कुष्ठ रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी विषाणु के कारण, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन डी कवक के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जीवाणु के कारण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 163। बहु औषधि चिकित्सा MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी कोढ़, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी अतिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कोढ़। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 164। हैजा का क्या कारण है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फफूंद, ऑप्शन डी शैवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जीवाणु। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 165 को। निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी तपेदिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हैजा। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 166 को। मेनिनजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जीवाणु। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 167। निम्नलिखित में किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है दोस्तों? ए कैंसर की पहचान, बी एड्स की पहचान, सी टाइफाइड की पहचान, डी यक्ष्मा की पहचान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी टाइफाइड अगर रोग होता है तो इसकी पहचान कैसे की जाएगी दोस्तों? विडाल परीक्षण के द्वारा पहचान की जाएगी कि ये टाइफाइड बुखार है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 168। काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं दोस्तों? ए कैंसर को, बी एड्स को, सी मलेरिया को, डी प्लेग को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी प्लेग को। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 169। नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी विषाणु के कारण, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन डी फफूंद के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जीवाणु के कारण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 170। सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग का कारण क्या है दोस्तों? ए विषाणु है, बी कवक है, सी प्रोटोजोआ है, डी जीवाणु है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जीवाणु। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 171। निम्नलिखित में किसके धनु स्तंभ होते हैं? किससे धनु स्तंभ होते हैं दोस्तों? यानी टिटेनस किससे होता है? ऑप्शन ए विषाणु से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी फफूंदी से, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जीवाणु से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 172। निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्म, डी अलगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बैक्टीरिया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 173 दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी उत्पन्न होता है किससे? ए माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा, बी माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा दोनों दोस्तों, ए क्रायोबैक्टीरिया द्वारा, बी माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा, सी डिप्लोकोकस द्वारा, डी स्पाइरोकीट द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों
ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 174। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है? ए एक्टिनोमाइसिस, बी साइनोबैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्म, डी बैक्टीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एक्टिनोमाइसिस। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 175। निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? ए मधुमेह, बी यक्ष्मा, सी चेचक, डी हैजा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 176 को। निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? ए डिप्थीरिया, बी रेबीज, सी कालाजार, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 177। टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? ए टाइफाइड का, बी डायरिया का, सी क्षय रोग का, डी रेबीज का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए टाइफाइड का। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 178। क्षय रोग यानी टीबी का संक्रमण मुक्त होता है किसके द्वारा? ए हवा द्वारा, बी जल द्वारा, सी कीटों द्वारा, डी संपर्क द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए हवा द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 179। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह क्या करता है दोस्तों? ए पाचन को अच्छा करने में सहायता करता है, बी प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, सी आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, डी शरीर के ऊष्मा तंत्र को सही रखता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 180 को। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता है दोस्तों? ए डिप्थीरिया, बी पर्ट्यूटिस, सी टाइफाइड, डी टेटनस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों यानी टाइफाइड छोड़ करके सी होगा सही उत्तर। टाइफाइड छोड़ करके बाकी डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनस में जो है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 181। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रोग का अवस्था, ऑप्शन बी संक्रमणकारी की उग्रता, ऑप्शन सी मैलिग्नैंसी, ऑप्शन डी लक्षणों का समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लक्षणों का समूह होता है सिंड्रोम। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 182। निम्नलिखित में से कौन सा टीका 1.5 महीना, 2.5 महीना तथा 3.5 महीना में दिया जाता है? ए डीपीटी एचआईवी और पोलियो का, बी बीसीजी का और हेपेटाइटिस बी का, सी बीसीजी और डीपीटी एचआईवी का, या डी पोलियो और बीसीजी का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डीपीटी एचआईवी और पोलियो का। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 183। न्यूमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु, ऑप्शन बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु, ऑप्शन सी विब्रियो कॉलरी जीवाणु, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 184 को। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी होता है दोस्तों? ए लेप्रोसी में, बी काली खांसी में, सी हैजा में, डी डायरिया में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी काली खांसी में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 185। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? ए MERS, बी SARS, सी कोविड-19, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 186 को। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? ऑप्शन ए आलू में विल्ट रोग, ऑप्शन बी गेहूं में विलगन रोग, ऑप्शन सी चावल की अंगमारी रोग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी।
आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 187 को। निम्नलिखित में से कौन से जल संक्रामक हैं? ए टाइफाइड, बी हेपेटाइटिस बी, सी क्षय रोग, डी हेपेटाइटिस ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 टाइफाइड और 4 हेपेटाइटिस ए जो है जल से संक्रमण होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 188 है दोस्तों। टीका यानी वैक्सीन क्या होता है? ए प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा होता है, बी कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होता है, सी सहज निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है, डी कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? ए बेहोशी, बी गला घुटना, सी रुधिर स्राव, डी तेज दौर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गला घुटना। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 190। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक अधिकांशतया प्राप्त होता है किससे? ए कवकों से, बी विषाणुओं से, सी जीवाणुओं से, डी पौधों से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी, जीवाणुओं से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 191। पनीर में विशेष सुगंधित आती है किसके द्वारा? ए ईस्ट से, बी कवक से, सी जीवाणु से, डी विषाणु से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जीवाणु से। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 192 को। वाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? ए ईस्ट की, बी विषाणु की, सी कवक की, डी जीवाणु की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जीवाणु की। 192 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, जीवाणु सही उत्तर। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 193। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु नहीं होता है? ए क्लास्ट्रीडियम, बी एजोला, सी बैसिलस थुरिंजियोसस, डी ऑजिटोबैक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बैसिलस थुरिंजियोसिस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 194। योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया कौन है दोस्तों? तो यह दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 195। नीफ NIF जीन किस में पाया जाता है दोस्तों? ए पेनिसिलियम में, बी राइजोबियम में, सी एस्परजिलस में, डी स्ट्रेप्टोकोकस में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राइजोबियम में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 196। हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? ए पैरामीशियम, बी अमीबा, सी लिस्मेनिया, डी यूग्लिना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यूग्लिना। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 197। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है दोस्तों? ए मोनेरा में, बी प्रोटिस्टा में, सी प्लांटी में, डी फंगी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 198। पौधे तथा जंतु के बीच योजक कड़ी कौन है दोस्तों? ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी यूग्लिना, डी प्लाज्मोडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूग्लिना। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 199 को। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है दोस्तों? ए सिलिया, बी फ्लैजिला, सी कूटपाद, डी टेंटिकल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्लैजिला। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 200। यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी कई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 201। ऐसी सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए यूग्लिना, ऑप्शन बी स्लाइम मोल्ड, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी अमीबा।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्लाइम मोल्ड। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 202, स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया है दोस्तों? ए मोनेरा में, बी प्रोटिस्टा में, सी प्लांटी में, डी फंगी में। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों, केवल घुमाया गया है प्रोटिस्टा में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 203, चप्पल की आकृति के जंतु कौन है दोस्तों? ए अमीबा, बी ट्रिप्नोसोमा, सी पैरामीशियम और चौथा जो भी हो, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पैरामीशियम। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 204, पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है दोस्तों? ए जूफ्लैजिलेटा, बी सार्कोडीना, सी सिलिएटा, डी स्पोरोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सिलिएटा, यानी पैरामीशियम जो है सिलिएटा वर्ग का जंतु है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 205 है दोस्तों, पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए सिलिया, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी स्यूडोपोडिया, ऑप्शन डी ग्लाइडिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिलिया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 206, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ क्या है दोस्तों? ए पैरामीशियम, बी लिस्मेनिया, सी प्लाज्मोडियम, डी एंटमीबा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 207, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है ए 1 पोषक में, बी 2 पोषक में, सी 3 पोषक में, डी यह स्वतंत्र जीवी होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 पोषक में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 208, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा दोस्तों? ए लुई पास्चर ने, बी रोनाल्ड रोस ने, सी मेंडल ने, डी डार्विन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रोनाल्ड रोस ने। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 209 को। मैलिग्नैंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है किससे? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द्वारा, प्लाज्मोडियम ओवल द्वारा या प्लाज्मोडियम मैलेराई द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 210, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है दोस्तों? ए मलेरिया का, बी डायरिया का, सी पोलियो का, डी रेबीज का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मलेरिया का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 211, प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? ए मीरोजोइट, बी स्पाइरोजोइट, सी दोनों, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दोनों। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 212 को। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? ए रॉबर्ट कोच ने, बी रोनाल्ड रोस ने, सी एडवर्ड जेनर ने, डी लुई पास्चर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रोनाल्ड रोस ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को 213 को। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है यानी फैलता है दोस्तों। ऑप्शन ए एडिज मच्छर द्वारा, ऑप्शन बी क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, ऑप्शन सी चमगादड़ द्वारा, ऑप्शन डी एनोफिलिस मच्छर द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एनोफिलिस मच्छर द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 214, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है दोस्तों? ए प्लाज्मोडियम मैलेराई, बी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, डी प्लाज्मोडियम ओवेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम मैलेराई। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 215, मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? ए फेफड़ा है, बी हृदय है, सी प्लेहिया है, डी गुर्दा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्लीहा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 216 को, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में क्या समानता नहीं है दोस्तों? ए दोनों में ज्वर आते हैं, बी मच्छर के काटने से होते हैं, सी मानव प्रजाति में होते हैं, डी मच्छर की प्रजाति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी मलेरिया तथा डेंगू में जो मच्छर की प्रजाति होती है दोनों दो मच्छर के काटने से होते हैं दोस्तों। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 217, रोगों को फैलाने वाले कीटों या मच्छरों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ए ट्रांसमीटर, बी वेक्टर, सी ट्रांसपोर्टर, डी लिफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वेक्टर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 218, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हैजा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 219, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी एंटीबॉडी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 220, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है दोस्तों? ए एंटमीबा, बी ट्रिप्नोसोमा, सी ट्राइकोमोनास, डी लिस्मेनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लिस्मेनिया। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 221, काला जार रोग के कारक लिस्मेनिया डोनोमनी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एनाफिलीज मच्छर द्वारा, ऑप्शन बी सैंड फ्लाई द्वारा, ऑप्शन सी एडिस मच्छर द्वारा, ऑप्शन डी चमगादड़ द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सैंड फ्लाई द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 222, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है कौन करता है? ए ट्राइकोमोनास, बी ट्रिपेनोसोमा, सी लिस्मेनिया, डी प्लाज्मोडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ट्रिपेनोसोमा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 223, परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? ए सैंड फ्लाई द्वारा, बी एनोफिलीज मच्छर द्वारा, सी सीसी मक्खी द्वारा, डी एडिस मच्छर के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सीसी मच्छर द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 224, निम्नलिखित में किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पोषक की जरूरत होती है दोस्तों? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी ट्रिप्नोसोमा, ऑप्शन सी लिस्मेनिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 224, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए आंत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी गला में, ऑप्शन डी फेफड़ा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आंत में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 226 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 226 कहता है,
पेचिस या अमीबोयोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? ए अमीबा, बी एंटमीबा, सी पैरामीशियम, डी ट्रिप्नोसोमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एंट अमीबा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 227। एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? ए ट्रोफोजॉइंट, बी मीरोजॉइड, सी सिस्टिक, डी स्पिरोजॉइट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ट्रोफोजॉइंट। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 228। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहती है? ऑप्शन ए पैरामीशियम की, ऑप्शन बी अमीबा या WBC की, ऑप्शन सी यूग्लिना की, ऑप्शन डी ट्रिपेनोसोमा की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमीबा या WBC। दोनों का जो है आकृति निश्चित नहीं होता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 219। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है दोस्तों? ए कूटपाद, बी फ्लैजिला, सी सीलिया, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कूटपाद, यानी अमीबा का प्रचलन अंग दोस्तों है वो कूटपाद है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 230। अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है दोस्तों? यही 229 नंबर क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया दोस्तों। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 231। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ श्रेणी में, ऑप्शन बी पोरीफेरा श्रेणी में, ऑप्शन सी सेलेंट्रेटा श्रेणी में, ऑप्शन डी एनिलिडा श्रेणी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रोटोजोआ श्रेणी में दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 232। मनुष्य के आंत में रहने वाला एंडकोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है कौन सा दोस्तों? ए ई कोलाई, बी ई हिस्टोलिस्टिका, सी ई जिंजिवेलिस, डी ट्रिप्नोसोमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ई कोलाई। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 233। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए इल्फिडियम, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी नोक्टिल्यूका, ऑप्शन डी यूग्लिना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नोक्टिल्यूका। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 234। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? ए डाइनो फ्लैजिलेट्स, बी डाइटम, सी यूग्लिनवाइड, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 235। प्रोटिस्ट जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है दोस्तों? ए पाचन करना, बी उत्सर्जन करना, सी जल संतुलन करना तथा डी बी तथा सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों, यानी उत्सर्जन और जल संतुलन दोनों का कार्य करती है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या दोस्तों 236। प्रश्न संख्या 236 कहता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डाइटम का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ए ब्लू ग्रीन अलगी, बी रेड अलगी, सी गोल्डन ब्राउन अलगी, डी ग्रीन अलगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गोल्डन ब्राउन अलगी। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 237 को। सूची 1 के साथ सूची 2 का सम्मेलन करना है दोस्तों। सूची 1 के साथ सूची 2 का सम्मेलन करना है। सूची ए में जो है वो मच्छर का नाम दिया गया है और बी में उससे फैलने वाले रोग का नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न में जो है दोस्तों डी ऑप्शन है। ए में है जो एनाफिलीज मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से दोस्तों फैलेरिया होता है, रेत मक्खी के काटने से दोस्तों कालाजार होता है और सीसी मक्खी के काटने से दोस्तों नींद की बीमारी होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 238।
बेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है दोस्तों? ए एड्स की पहचान हेतु, बी प्लेग, सी टीबी और डी टाइफाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्लेग। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 239। टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी आमाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आंत। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 240। सूक्ष्म एककोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोफाइट्स, ऑप्शन बी प्लैंकटन, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी वायरस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्लैंकटन। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 241। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? ए फाइकोलॉजी, बी हेरिडोलॉजी, सी वायरोलॉजी, डी माइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी माइकोलॉजी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 242। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी मॉस, ऑप्शन डी फर्न। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कवक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 243। कवक में किस तरह का पोषण होता है दोस्तों? ए स्वपोषण, बी विषमपोषी, सी सहजीविता, डी स्वपोषी तथा विषमपोषी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विषमपोषी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 244। सभी कवक सदैव होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? ए स्वपोषी होते हैं, या बी परजीवी होते हैं, या सी विविधपोषी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी विविधपोषी होते हैं। सभी कवक जो होते हैं दोस्तों विविधपोषी होते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 245 को दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है दोस्तों कवक स्वपोषी होते हैं, बी है कवक सहजीवी होते हैं, सी है दोस्तों कवक परजीवी होते हैं, डी है दोस्तों कवक मृतजीवी होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कवक स्वपोषी होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 246 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 246 में कहता है कवक में भोजन का रूप क्या होता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 247। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है दोस्तों? ए ग्लाइकोजन के रूप में, बी वसा के रूप में, सी स्टार्च के रूप में, एवं डी एल्कोहल के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए ग्लाइकोजन के रूप में। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 248। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? ए लिपिड की, बी सेल्यूलोज की, सी प्रोटीन की, एवं डी काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 249। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती है दोस्तों? ए काइटिन की, बी सेल्यूलोज की, सी कैलोज की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पेक्टिन की। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 250। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है दोस्तों? ए गोबर छत्ता, बी ईस्ट, सी म्यूकर, एवं डी पेनिसिलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ईस्ट। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 251। पेनिसिलियम क्या है दोस्तों? ए विषाणु है, बी जीवाणु है, सी कवक है तथा डी एल्गी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी कवक है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 252। डबल रोटी यानी पाव रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए राइजोपस स्टोलनिफर, ऑप्शन बी जाइगोसैकेरेमाइसिस, ऑप्शन सी सैकेरोमाइकोडिस,
लूजिकजाई, ऑप्शन डी सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 253। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ईस्ट जो है बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, या ईस्ट एसिटिक अम्ल तथा एस्कॉर्बिक ईस्ट जो है एसिटिक अम्ल तथा एल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाते हैं, एवं डी दोस्तों ईस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 254। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है दोस्तों? ए मुकुलन द्वारा, बी एकाइनिट्स द्वारा, सी एस्परजिल्स एप्लानोस्पोर्स द्वारा, डी एस्कोरस्पोर्स द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मुकुलन द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 255। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? ए चार्ल्स डार्विन ने, बी माइकल फेराडे ने, सी विलियम हार्वे ने, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 256। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, बी है दोस्तों पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, सी है दोस्तों पेनिसिलियम नोटेटम से, और डी है दोस्तों पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पेनिसिलियम क्राइनोजेन से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 257। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए पेनिसिलियम एक्सपेंसन से, ऑप्शन बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, ऑप्शन सी पेनिसिलियम नोटेटम से, ऑप्शन डी पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पेनिसिलियम नोटेटम से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 258। प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन था दोस्तों? ए टेरामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी पेनिसिलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पेनिसिलिन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 259। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? ए स्ट्रेप्टोमाइसिस से, बी एस्परजिलस से, सी पेनिसिलियम से, डी वैसिलस से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 260। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था दोस्तों? ऑप्शन ए लीवेनहॉक ने, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था दोस्तों? ऑप्शन ए लीवेनहॉक ने, ऑप्शन बी वर्क होल्डर ने, ऑप्शन सी ए फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी वॉक्समैन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी वॉक्समैन ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 261। कवक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? ए कवक यूकैरियोटिक जीव है, बी इनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, सी इनका शरीर हाइफी का बना होता है, ऑप्शन डी कवक की भित्ति पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कवक की भित्ति पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 262। निम्नलिखित में किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए शैवाल में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट में, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कवक में।
अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 263 है दोस्तों। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं दोस्तों? ए कॉर्टिकोल्स, बी जूफिलस, सी साक्सिकोलस, डी कोप्रोफिलस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कॉर्टिकोलस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 264, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं दोस्तों? ए साक्सिकोलस, बी कीर्टिकोलस, सी टेरिकोलस, डी कोप्रोफिलस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कोप्रोफिलस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 265, अर्गोट किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ए राइजोबियम से, बी क्लेबिसेप्स से, सी फाइटोमोनास से, डी एल्ब्यूगो से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लेबिसेप्स से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 266, LSD किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ए कवक से, बी जीवाणु से, सी 2,4-D से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कवक से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 267 है दोस्तों। एफ्लाबिस किससे बनता है? ए जीवाणु से, बी कवक से, सी विषाणु से, डी शैवाल से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कवक से, यानी एफ्लाबिस जो है दोस्तों कवक से बनता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 268 है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? ए म्यूकर, बी पेनिसिलियम, सी एगेरिकस, डी राइजोपस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एगेरिकस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 269, मशरूम क्या है दोस्तों? ए कवक है, बी पौधा है, सी पशु है, डी जीवाणु है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए कवक है। अगले प्रश्न को देखते हैं 270, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ए कवकीय बीजाणुओं के पुंज होते हैं, बी कवक तंतु के प्रकार होते हैं, सी कस कर ठसाठस भरे कवक के जाल होते हैं, डी अलैंगिक जीवाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 271, निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए जैव उर्वरक, ऑप्शन बी कोरोलॉइड जड़, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी माइकोराजा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी माइकोराजा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 272, एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है दोस्तों? ए पनीर के निर्माण में, बी विटामिन सी के निर्माण में, सी डबल रोटी के निर्माण में, डी एल्कोहल के निर्माण में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पनीर के निर्माण में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 273, कवक में क्या नहीं होता है दोस्तों? ए ग्लाइकोजेन, बी प्लास्टिड, सी हाइफी, डी केंद्रक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्लास्टिड। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 274, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए कवक से, ऑप्शन बी ईस्ट से, ऑप्शन सी जीवाणु से, ऑप्शन डी विषाणु से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कवक द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 275, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल जो कि 150 से 200 प्रति ml रहता है 100 ml, निम्नलिखित कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी कवक से, ऑप्शन सी ईस्ट से, ऑप्शन डी शैवाल से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ईस्ट से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 276, निम्नलिखित में किसे गदाकार कवक कहा जाता है? ऑप्शन ए बेसिडियोमाइसिटीज,
ऑप्शन बी फाइकोमाइसिटिस, ऑप्शन सी एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बेसिडियोमाइसिटीज। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 277। बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? ऑप्शन ए कॉलरा में, ऑप्शन बी मलेरिया में, ऑप्शन सी एड्स में, ऑप्शन डी पेचिस में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पेचिस में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 278। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है दोस्तों? ए जीवाणु जनित, बी विषाणु जनित या सी कवकीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कवकीय। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 279। आलू में लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है दोस्तों? आइए इसका ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों एल ब्यूगो कैंडिडा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, डी ऑप्शन है दोस्तों अल्टरनेरिया सोलेनाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिसस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 280। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है दोस्तों? ए कवक के कारण, बी जीवाणु के कारण, सी विषाणु के कारण, डी प्रोटोजोआ के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कवक के कारण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 281। मूंगफली का टिक्का रोग का कारण क्या है दोस्तों? ए कवक है, बी विषाणु है, सी जीवाणु है या डी प्रोटोजोआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कवक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 282। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन है दोस्तों? ए कोलेस्टोट्राइकम फैल्केटम, बी सर्कोस्पोरा परसोनेटा, सी क्लेबिसेप्स परपुनिया, डी पक्सिनिया ग्रेमिनीस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों बी सर्कोस्पोरा परसिनेटा कवक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 283। गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन ए पिथियम डिबेरियनम, ऑप्शन बी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन सी अल्टरनेरिया अल्टरनेट, ऑप्शन डी कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 284। पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? ए फफूंद, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु एवं डी प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फफूंद। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 285। पौधों का अर्धपतन रोग किसके कारण होता है दोस्तों? ए पिथियम डिबेरियनम के कारण, बी पेरोनोस्पोला पैरासाइटिका के कारण, सी एल्बुगो परसोनेट के कारण, डी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पिथियम डिबेरियनम के द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 286। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ए जहरीला, बी क्षय, सी केकड़ा, डी अति चिकित्सीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी केकड़ा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 287। कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं? ए इंटरफेरॉन, बी ट्यूमर, सी म्यूटाजेंस, डी कार्सिनोजेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कार्सिनोजेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों 288 नंबर। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है दोस्तों? ए बायोप्सी,
बी बायोस्कोपी, सी कोलेडोलॉजी, डी रेडियोग्राफी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बायोप्सी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 289। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ए ल्यूकोडर्मा, बी ल्यूकेमिका, सी ल्यूकेमिया, डी सिकल सेल एनीमिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 290। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए मेलानोमा, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी सार्कोमा, ऑप्शन डी कार्सिनोमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कार्सिनोमा, जो कि एपिथेलियम ऊतक में होता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 291। प्रश्न संख्या 291 में कहता है दोस्तों कैंसर किस कारण से होता है? ए जीवाणु द्वारा, बी ऑन्कोजिनस द्वारा, सी ए तथा बी दोनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 292। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन एक विधि प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी फिजियोथेरेपी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी फिजियोथेरेपी। जो विधि कैंसर के इलाज के लिए प्रचलन नहीं है दोस्तों, फिजियोथेरेपी विधि जो है कुछ हद तक पोलियो से ग्रसित रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 293। किस समूह के एंटीबॉडी से एलर्जी प्रतिक्रिया होती है दोस्तों? ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgE, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgA। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी IgE। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 294। एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षीय कौन सा है दोस्तों? IgE, G, M या A। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए IgE। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 295। आंसू लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहता है दोस्तों? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgG। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए IgA। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 296। सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgM। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी IgM। 297 नंबर प्रश्न है दोस्तों बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए IgD और IgE, ऑप्शन बी IgM और IgG, ऑप्शन सी केवल IgM, ऑप्शन डी केवल IgA। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी IgM और IgG। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 298। संक्रामक होते हैं और IgE के स्रावन को बढ़ाते हैं। एलर्जिन्स क्या करते हैं? संक्रामक होते हैं और IgE के स्रावन को बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है दोस्तों असंक्रामक होते हैं और IgE के स्रावन को बढ़ाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी असंक्रामक होते हैं और IgE के स्रावन को बढ़ाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन IG का पूरा नाम होता है दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 299। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ दोस्तों? ए थाइमस में, बी पेट में, सी अस्थि मज्जा से, डी यकृत में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए थाइमस में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 300। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? ए थाइमस में, बी अस्थि मज्जा में, सी रुधिर में, डी लिम्फ में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 301। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है दोस्तों? ए स्पाइरिलम वोल्यूटेंस, बी डिप्लोकोकस न्यूमोनी, सी डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, डी थियो मार्गिरेटा नेमीबियंसिस।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी थियो मार्गरेटा निमिबियंसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 302 और अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था दोस्तों? ए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, बी गोल्डफस ने, सी आइंसवर्थ ने, डी लिस्टर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गोल्डफस ने। दोस्तों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो दूसरा पार्ट था वो समाप्त हो गया दोस्तों इस सीरीज का केवल एक ही मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का कम से कम समय में दोस्तों रिवीजन करना, जिससे जो है आने वाले एग्ज़ाम में आपको अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी मेहनत से कोई लाभ महसूस हो तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब और शेयर के रूप में कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।